नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के G7 शिखर सम्मेलन की, जो अभी हाल ही में कनाडा के कैननिस्किस में हुआ। हमारे पास politico.com, अल जज़ीरा और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई स्रोतों से जानकारी है और यूरोपीय संघ की वेबसाइट्स भी हैं। तो आज हम इस हाई प्रोफाइल बैठक की मुख्य बातें क्या रहीं, क्या घोषणाएं हुई और कुछ दिलचस्प पहलू, इनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन था। 16-17 जून को हुआ ये। इसमें वही 7 प्रमुख देश थे: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और हाँ, यूरोपीय संघ भी। इस साल मेजबानी कनाडा के पास थी और उनके प्रतिनिधि थे मार्क कार्नी। अच्छा, एक बात और, सुनने में आया कि सिर्फ G7 सदस्य ही नहीं थे। कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाया था और शायद ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, कौन थे? हाँ, बिल्कुल। भारत तो था ही, साथ में ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और शायद सऊदी अरब भी। लिस्ट काफी लंबी थी। ये दिखाता है कि G7 अब सिर्फ अपने सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, वो दूसरे देशों को भी शामिल कर रहे हैं। ये एक तरह से वैश्विक साझेदारी बढ़ाने जैसा लगता है ना? निश्चित रूप से। शायद वो ज्यादा समावेशी दिखना चाहते हैं या फिर वैश्विक मुद्दों पर ज्यादा व्यापक सहमति बनाना चाहते हैं। चलिए अब एजेंडा पर आते हैं। सबसे अहम मुद्दे क्या थे इस बार? किस पर ज्यादा फोकस रहा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये तो एक बड़ा मुद्दा था ही। खासतौर पर मध्य पूर्व में जो इजराइल ईरान का तनाव चल रहा है, उस पर काफी गंभीर बातचीत हुई। G7 नेताओं ने दोनों पक्षों से कहा कि तनाव कम करें और गाजा में तुरंत युद्ध विराम हो। और हाँ, यूक्रेन का मुद्दा, रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार और मजबूत समर्थन देने की बात फिर से दोहराई गई। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट, ये तो आजकल हर जगह छाए हुए। अच्छा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, उस पर क्या हुआ? G7 में अक्सर बड़ी ट्रेड डील्स की उम्मीद रहती है। देखिए, व्यापार पर बात तो हुई, पर कोई बहुत बड़ी वैसी डील सामने नहीं आई जैसी शायद उम्मीद थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख आपको पता ही है। वो एक तरफा टैरिफ लगाने या हटाने में ज्यादा यकीन रखते हैं, तो शायद उस माहौल में कोई बड़ी सहमति बनना मुश्किल था। हाँ, ब्रिटेन के साथ अमेरिका की एक छोटी व्यापारिक सहमति जरूर हुई है। तो इस बार भू राजनीति ज्यादा हावी रही अर्थव्यवस्था पर, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, फोकस ज्यादातर सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर ही रहा। ठीक है। और तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा, ये भी आजकल बहुत अहम है। बिल्कुल, इस पर काफी कुछ हुआ। एक तो AI फॉर प्रॉस्पेरिटी नाम से रोड मैप जारी किया गया है। इसका मकसद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा भी मिले और इसके नैतिक इस्तेमाल पर भी ध्यान रहे। AI फॉर प्रॉस्पेरिटी दिलचस्प है। और इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक विजन पेपर आया और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक एक्शन प्लान भी लॉन्च हुआ। क्रिटिकल मिनरल्स, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ये हैं क्या असल में, आसान शब्दों में? और एक्शन प्लान क्यों? देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज हैं जो आज की टेक्नोलॉजी, खासकर ग्रीन एनर्जी जैसे बैटरी बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़रूरी है। दिक्कत ये है कि इनकी सप्लाई या तो कम है या फिर कुछ ही देशों के पास इनका नियंत्रण है। तो ये एक्शन प्लान इसीलिए है ताकि इनकी सप्लाई चेन, जहाँ से ये आते हैं, वो सुरक्षित रहे और अलग अलग देशों से आए, किसी एक पर निर्भरता न हो। समझ गया, सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना। अच्छा, और ऊर्जा, डिजिटल बदलाव, जलवायु परिवर्तन, इस पर भी कुछ हुआ? जंगल की आग का भी जिक्र सुना था मैंने। ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे सहयोग बढ़ाने की बात हुई। हाँ। और जलवायु परिवर्तन के मामले में खास तौर पे जो जंगल की आग बढ़ रही है, उसको देखते हुए कैननिस्किस वाइल्ड फायर चार्टर साइन किया गया। इसमें सदस्य देश आग से निपटने के लिए आपस में बेहतर तालमेल और मदद करेंगे। तो एजेंडा तो वाकई काफी बड़ा था। इन मुख्य मुद्दों के अलावा भी कुछ और बातें हुई? हाँ, एक और चीज पर ध्यान दिया गया, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। जब कोई सरकार अपने देश के बाहर रह रहे अपने आलोचकों को निशाना बनाती है। G7 ने इसके खिलाफ एक साझा बयान जारी किया और साथ ही माइग्रेंट स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निपटने पर भी जोर दिया गया। ओके, अब जरा नेताओं की बात करें। कुछ खास बयान या घटनाएं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता पर हमला बताया और कहा कि इसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। ऐसी खबरें भी थीं कि उन्होंने इशारों में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने की आलोचना की। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनका क्या रहा?
राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से वो बात उठाई कि रूस को G7 में वापस लेना चाहिए। और एक और बात हुई, वो 16 जून की शाम को ही, मतलब सम्मेलन खत्म होने से पहले ही चले गए। उन्होंने मध्य पूर्व की स्थिति का हवाला दिया। अच्छा, वो जल्दी चले गए। हाँ। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ सुनने में आया था, कोई छोटी सी चूक। हाँ, वो एक छोटी सी घटना थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गलती से अपने इंटरप्रेटर से हाथ मिला लिया, जिसे कूटनीतिक हलकों में एक छोटी सी भूल माना गया, पर उन्होंने बाद में स्थिति संभाल ली थी। अच्छा, तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो इस समिट का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब कुल मिलाकर क्या रहा? देखिए, मिला जुला सा रहा। एक तरफ तो G7 ने कई वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की इच्छा दिखाई, है ना। AI, जलवायु सुरक्षा, इन पर कुछ पहले भी शुरू की। लेकिन दो बातें सोचने वाली हैं। एक तो ये कि सम्मेलन के आखिर में कोई एक साझा सर्वसम्मत अंतिम विज्ञप्ति नहीं आ पाई, वो कम्युनिके जिसे कहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप का जल्दी चले जाना। हाँ, ये दोनों बातें थोड़ी अजीब तो हैं। इनका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब शायद यही है कि इन बड़े देशों के बीच भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरी तरह से एकमत होना अभी भी एक चुनौती है। एकता दिखाना या उस पर टिके रहना आसान नहीं है। तो ये थी G7 2025 शिखर सम्मेलन की कहानी। वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई, कुछ नई पहलें हुई और कुछ अंदरूनी मतभेद भी दिखे। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि अगर दुनिया के ये सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश भी इतने अहम मुद्दों पर पूरी तरह सहमत नहीं हो पाते, तो फिर जो इतनी जटिल वैश्विक समस्याएं हैं, उनका समाधान हम कैसे निकालेंगे? ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? वाकई ये सोचने वाली बात है। अगला G7 शिखर सम्मेलन 2026 में फ्रांस में होना है। देखते हैं तब तक दुनिया कितनी बदलती है और आपसी सहयोग का क्या रूप होता है।